नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी को पता है, एक्सपर्ट टॉक का प्रोग्राम हमारा हर सैटरडे को होता है और आज कुछ खास समस्या को लेकर और हम जो है जुड़ने वाले हैं जिस शख्सियत से, वो डेफिनेटली इस समस्या के एक्सपर्ट हैं। समस्या है बालों के झड़ने की समस्या और इस समस्या से मेल और फीमेल दोनों ही, आदमी और औरत दोनों ही परेशान है, हर उम्र में परेशान है। तो अब ये जो गंजेपन की नौबत है, जिसमें कि हमें जो बड़ा एक कंसर्न का विषय होता है, वो चाहे किसी एज ग्रुप में हो, तो उसमें हम कैसे और इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं, कैसे इस समस्या नहीं हो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस को लेकर आज हम जिस एक्सपर्ट से आप हम मिलने वाले हैं, वो एक्सपर्ट है डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं डॉक्टर बुद्धि प्रकाश शर्मा जी का। दुर्गा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना समय निकालकर आज इस कार्यक्रम में यहाँ पर आप उपस्थित हुए। और इससे पहले कि बुद्धि प्रकाश जी अपना, मैं खुद बुद्धि प्रकाश जी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। बुद्धि प्रकाश जी गंगापुर से ही बिलोंग करते हैं, अपनी ही धरती से जुड़े हुए हैं और आप एक लीडिंग हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक सर्जन है। आपका खुद का एक सेटअप है कॉस्मो हेयर नाम से, उसके आप डायरेक्टर हैं और ये हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक सर्जरी का एक बहुत अच्छा एक विख्यात एक सेंटर है जयपुर में, तो उसके आप डायरेक्टर। इसके अलावा आप महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज में भी आप प्रोफेसर के पद पर वहां पर पोस्टेड है और गंगापुर के लिए तो विशेष आपका प्रेम और लगाव है ही है, वो हम आपके सभी उस पर देखते हैं। जब भी कोरोना की समस्या है उस पर भी आपने पूरा अपना योगदान पूरा दिया है और लोगों को जो है वो अपनी एक्सपर्टाइज से और लाभान्वित किया है, उसके लिए पूरे गंगापुर के सभी शहरवासी और सभी उस पर ऋणी है आपके। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर। और थोड़ा सा बताएं किस आज हम टॉपिक जिस पर बात कर रहे हैं वो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा हम जो है आपसे जानना चाहेंगे कि बालों के झड़ने की समस्या जो बहुत ज्यादा कॉमन आजकल हो गई है, तो ये क्या एक्चुअली इसका वो है, कितना इसका मुझे आज इस कार्यक्रम में आपने अवसर दिया बोलने का, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बेसिकली बालों के झड़ने की समस्या बहुत आम, बहुत कॉमन है और ये दोनों लोग पीड़ित रहते हैं, महिलाएं भी और आदमी भी इस समस्या से पीड़ित रहते हैं। और इसका बेसिकली दोनों में कारण अलग अलग है। जो मुख्य कारण आदमियों में बालों के झड़ने की समस्या का मेन जो कारण है वो है आनुवंशिकता, हेरिडिटी, जेनेटिक्स। आनुवंशिकता में किसी भी आदमी का कोई दोष नहीं होता, वो जो हेरिडिटी में आएगा वो उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हेरिडिटी में क्या होता है, बेसिकली डीएचटी हार्मोन होता है, एक डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। वो क्या करता है, आगे के जो बाल होते हैं अपने फ्रंटल एरिया के, उनकी जो रूट्स होती है बालों की, उस पर उसका रिसेप्टर होता है, उनसे अटैच हो जाता है, उसको पतला कर देता है, फिर उसको खत्म कर देता है। पीछे के बाल जो होते हैं वो हेरिडिटी से नहीं जाते, वो हार्मोन रेजिस्टेंट होते हैं। तो बेसिक जो आदमियों में मेन कारण जो बालों के झड़ने का वो हेरिडिटी है। महिलाओं में जो मेन कारण है बालों के झड़ने का वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, खान पीन की कमी, पोषक तत्वों की कमी, मिनरल्स की कमी। दूसरी चीज थायराइड की समस्या की वजह से भी महिलाओं में बाल झड़ते हैं। तीसरा पीसीओडी, एक पीसीओडी बहुत कॉमन कारण है महिलाओं में, जिसमें कि ओवरी में सिस्ट बन जाते हैं और उससे हार्मोनल इम्बैलेंसेज हो जाते हैं। और चौथा कारण होता है, वो आदमियों और औरतों में कॉमन ही होता है, वो स्ट्रेस, तनाव। आजकल जो लाइफस्टाइल है, खान पीन है, जो जिसको कि हम बोलते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, जगह आती है, प्लेस, आप बार बार जगह बदलते हो, पानी का बदलाव, बार बार पानी बदलते हो, आपकी लाइफ में स्ट्रेस कितना है वो एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है। खान पीन कैसा है, आप कैसा खाना खाते हो, लाइफस्टाइल कैसी है, रात को ज्यादा जगते तो नहीं हो, कितनी नींद लेते हो, ये सारे एनवायरमेंटल फैक्टर में आते हैं। तो एनवायरमेंटल फैक्टर आदमियों में भी और औरतों में भी वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हेयर फॉल के लिए। पर जो मेन कारण होता है आदमियों में वो आनुवंशिकता होता है और फीमेल्स में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी और पीसीओडी एंड थायराइड समस्या होती है। तो ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा इस समस्या के बारे में, जो रियली समस्या है उसके कारण के बारे में बहुत अच्छा आपने एक दिया है। और डेफिनेटली जो है ये क्या अलग अलग कारण होते हैं, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा कि मेल और फीमेल में बालों के झड़ने के क्या अलग अलग कारण होते हैं या दोनों में सेम ही है कारण जो है, या कारण दोनों में सेम है, लेकिन कुछ एक कारण जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। मेल्स में 90% जो बाल झड़ते हैं वो हेरिडिटी की वजह से झड़ते हैं, आनुवंशिकता की वजह से। जी। और फीमेल में हेरिडिटी का रोल केवल 5 से 10% है, ठीक है। और फीमेल्स में जो प्रीडोमिनेंट कारण है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जिसमें आप आयरन डेफिशिएंसी ले लो, बायोटिन डेफिशिएंसी ले लो, प्रोटीन डेफिशिएंसी ले लो, विटामिन B12, विटामिन D3, कैल्शियम। तो मिनरल्स और विटामिन की डेफिशिएंसी से फीमेल्स में मेन कारण जो बालों को झड़ने का वो है मिनरल डेफिशिएंसी एंड विटामिन डेफिशिएंसी। एंड सेकंड होता है पीसीओडी एंड थायराइड समस्या, जो कि फीमेल्स में बहुत कॉमन होती है।
जी, जी। अच्छा, मैं थोड़ा दर्शकों से कहना चाहूँगा कि दर्शकों के अगर कोई क्वेश्चन्स है वो कमेंट बॉक्स में डालते हैं, तो उन क्वेश्चन्स को भी हम साथ-साथ लेते जाएँगे। जो क्वेश्चन मुझे समझ में आ रहे हैं वो तो मैं डॉक्टर साहब से पूछ रहा हूँ और उनका जवाब जो है डॉक्टर साहब दे ही रहे हैं। तो मैं दर्शकों से अनुरोध करूँगा आपके क्वेश्चन साथ में वो भी आप पुट अप कर लें कमेंट बॉक्स में। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं कि जो हेरिडिटी की वजह से जो बाल झड़ते हैं, जिसमें तो अमूमन क्या इन बालों को वापस लाया जा सकता है? ये परमानेंट लॉस मान के चलें इनको? तो क्या है? जो भी बाल आनुवंशिकता की वजह से झड़ता है वो परमानेंट लॉस होता है, उसको आप किसी भी मेडिसिन से, किसी भी दवाई से परमानेंट नहीं ला सकते। बेसिकली क्या होता है, डीएचटी हार्मोन रूट पे अटैच होकर रिसेप्टर पे उसको बाल को पहले पतला कर देता है और वो कंप्लीटली डैमेज कर देता है। उसके बाद अगर आपको अच्छा बाल चाहिए जो कि पूरा उगे, उसको आप कटिंग भी करवाओ, खींच भी सको, उसको प्रॉपर कंघी भी कर सको, तो ऐसा बाल लाने के लिए आपको हेयर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा। सिर के पीछे से बाल लेके आगे लगाना पड़ेगा और कोई ऐसी मेडिसिन नहीं बनी जो कि हेरिडिटी की वजह से जो बाल चला गया उसको वापस परमानेंटली रिप्लेस कर सके। आप मेडिसिन की हेल्प से या पीआरपी ट्रीटमेंट से इनसे आप डिले कर सकते हो हेयर फॉल को। हेयर फॉल कम हो जाता है, बट परमानेंटली आपको अच्छा बाल, मोटा बाल आप मेडिकल ट्रीटमेंट से हेरिडिटी में नहीं ला सकते। आपने एक शब्द अभी यूज किया पीआरपी ट्रीटमेंट, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा पीआरपी क्या है? पीआरपी ट्रीटमेंट ये थोड़ा सा बताइए। पीआरपी ट्रीटमेंट बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जी, जी। तो हमारे जो ब्लड है उसमें का एक कंपोनेंट होता है प्लाज्मा एंड प्लेटलेट्स। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक प्रोसीजर होता है, इसमें ब्लड सैंपल लेते हैं, जो भी पेशेंट आता है उसका अराउंड 10 to 20 ml ब्लड ले लेते हैं, उसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है उसमें सेंट्रीफ्यूज करते हैं। तो 2 बार सेंट्रीफ्यूज करने के बाद उसमें 3 ml के आसपास, 2 से 3 ml प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट होता है, ऊपर ही ऊपर होता है। तो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में बेसिकली ग्रोथ फैक्टर होते हैं, प्लेटलेट्स हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट होती है और ग्रोथ फैक्टर होते हैं। तो ये जो ग्रोथ फैक्टर होते हैं इनको हम डायरेक्टली हेयर रूट्स में इंजेक्ट करते हैं। तो ये क्या करते हैं, दिस इज जस्ट लाइक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो पीआरपी एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट का काम करती है जो कि अपन डायरेक्ट हेयर रूट्स में इंजेक्ट करते हैं, और इससे क्या होता है, एक तो हेयर फॉल कम हो जाता है और हेयर की जो थिकनेस है वो भी बढ़ती है। लेकिन इसका जो मेन रोल है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में, और महिलाओं में इसका बहुत अच्छा रोल है पीआरपी का। पीआरपी से एक बिल्कुल चीज क्लियर है, तो मैं बहुत ही मिसकंसेप्ट है, लोग पीआरपी को बहुत मिसयूज भी करते हैं। हेरिडिटी की वजह से जो बाल चला गया, जो बाल्डनेस आ चुकी है, जो एलोपेशिया हो चुका है, उसमें पीआरपी का कोई रोल नहीं है। पीआरपी आप 20 सिटिंग करवा लोगे तो गंजे आदमी के बाल नहीं उगा सकते पीआरपी से। बहुत अच्छा क्लियर आपने किया, बिल्कुल। अगर आएंगे भी तो रोए रोए से बाल आएंगे, बड़ा मोटा बाल नहीं आएगा। अच्छा, पीआरपी ट्रीटमेंट जो आप देते हैं उसमें कितना वेट करते हैं, कितना दिन वेट करते हैं जब तक उसका रिस्पॉन्स आ जाए? और अगर बाय द वे नहीं आया रिस्पॉन्स तो पीआरपी का बेसिकली क्या है, पीआरपी बहुत ही सेफ प्रोसीजर है। पीआरपी का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, आपका ही ब्लड है, उसी में से सेंट्रीफ्यूज करके आपके अंदर इंजेक्ट करते हैं। 1 से 2 मिनट का दर्द होता है, बाकी टोटली सेफ प्रोसीजर है। मिनिमम 2 से 3 सिटिंग करवानी पड़ती है। आप 20 से 21 दिन का इंटरवल रख सकते हो, महीने भर का इंटरवल रख सकते हो, और 3 सिटिंग के बाद रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। अब ये पीआरपी ट्रीटमेंट मैं समझता हूँ, जी, मैं समझता हूँ शायद सिर्फ जिसमें हेयर फॉल है उसको रोकने के लिए है, अदरवाइज जो कंप्लीट जैसे बाल्डनेस जो है उसको थोड़ी ये कवर कर पाएगा। नहीं, कंप्लीट बाल्डनेस है उसमें पीआरपी का कोई रोल नहीं है। हेयर फॉल को कम करने में पीआरपी का रोल है, डेफिनेटली रोल है। लेकिन अगर हेरिडिटी की वजह से, डीएचटी हार्मोन की वजह से की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, जेनेटिक्स की वजह से, तो पीआरपी का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है उसमें। डीएचटी हार्मोन पे पीआरपी का कोई इफेक्ट नहीं होता है। हाँ, ये जरूर है, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देगा तो जो बाल 6 महीने में झड़ रहा है वो साल भर में झड़ेगा, वो डिले हो जाता है। अच्छा, इसमें आप जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की बात करते हैं कि न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट प्रॉपर्ली जो इसमें देखा गया, फीमेल्स में देखा गया है कि वहां पर जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कारण, पोषण तत्वों की कमी के कारण जो है, और ये इस तरह की समस्या ज्यादा रहती है। तो ऐसे में कुछ थोड़ा सा आप बताएं, थोड़ा सा कुछ गाइडलाइन दें कि कैसे क्या हमारे न्यूट्रिशन में प्रॉपर होना चाहिए, डाइट न्यूट्रिशन, या फिर कुछ सप्लीमेंट हमें लेना है, या फिर सिर्फ डाइट में ही कुछ चेंज करके हम इसको कवर कर सकते हैं? ये एक बहुत ही कॉमन चीज है। आप भी डॉक्टर हैं, तो हम इंडियन जो भारतीय महिलाओं में आप अगर देखोगे तो सबसे ज्यादा जो डेफिशिएंसी होती है वो होती है न्यूट्रिशन की। आप अधिकतर महिलाएं, या तो उनमें हीमोग्लोबिन कम होगा, आयरन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, उनमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी होती है। जो प्योर वेजिटेरियन होते हैं उनमें विटामिन B12 और विटामिन D3 बहुत कम होता है। तो बेसिकली क्या है, अपना जो इंडियन वो है जिसमें कि मोस्टली वेजिटेरियन होते हैं, उनमें ये विटामिन की और आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो
जो भी ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, लाइक आयरन हो गया, विटामिन B12 हो गया, D3 हो गया, कैल्शियम हो गया, जिंक हो गया, बायोटीन हो गया, प्रोटीन्स हो गए, ये आपको डेली डे टू डे जो अपना फूड लेते हैं उसमें प्रॉपर मात्रा में, जिनकी जो इनकी डोज होती है उस मात्रा में आपको मिलनी चाहिए, तभी आपका एक पूरी तरीके से न्यूट्रिशनल कंप्लीट जो होता है। जी, थोड़ा सा मैं एक जानना चाहूंगा, कई बार क्या होता है बड़े मिसलीडिंग से लगते हैं, कुछ इस तरह के ऐड आते हैं जिसमें कि घरेलू नुस्खों के ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है, कई प्रकार के तेल, कई प्रकार के वो, तो इनका क्या मतलब कुछ कुछ है इनमें, कुछ वैलिडिटी इनकी कुछ है, या फिर जस्ट एक मिसगाइडिंग को है ये सर इस तरह का? बेसिकली क्या है, जो स्कैल्प जो अपना होता है, स्किन, उसमें जो एब्जॉर्ब होती है चीजें, वो एब्जॉर्प्शन के लिए कुछ न कुछ साथ में प्रिजर्वेटिव होता है, तभी कोई भी, चाहे मेडिसिन ले लो, चाहे कोई भी ऑयल ले लो, वो एब्जॉर्ब तभी होगा जब उसके अंदर कोई कोई प्रिजर्वेटिव होगा या कुछ होगा। जो अपन ऑयल लगाते हैं, मोस्टली ऑयल वो स्किन के लिए होता है, वो ऐसा नहीं है कि बालों की जड़ में जाके और ऑयल कुछ करेगा या कुछ है। अगर ऑयल बालों की जड़ में जाके कुछ कर रहा है एब्जॉर्ब, तो इसका मतलब उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव है जो कि उसको एब्जॉर्ब करवा रहा है। सपोज अब हम जो हेरिडिटी की वजह से जो हेयर फॉल होता है उसमें मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन देते हैं जी जी लगाने के लिए, तो मिनॉक्सिडिल सॉल्यूशन में साथ में एक प्रिजर्वेटिव होता है, लाइक अल्कोहल होता है, जो कि उसका एब्जॉर्ब करवाता है। तो कोई भी ऑयल और ये सारी चीजें मेनली जो है 99% ये अपनी चमड़ी के लिए होते हैं, स्किन के लिए होते हैं। ओके, एक्चुअली यहाँ पर मैं दर्शकों को कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार तरीके से ये बताया है कि इस प्रकार की मिसगाइडिंग नहीं जाकर और एक प्रॉपर एक्सपर्ट से सलाह लेना बहुत जरूरी है। जो भी आप यूज कर रहे हैं, अभी कई बार क्या होता है कि किस तरह के कोई केमिकल्स या इस तरह का आप अगर गलत यूज कर लिया तो हो सकता है कि जो आप फायदे के लिए नहीं बजाय और वो आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा दे, तो थोड़ा सा इस चीज का बड़े विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है और एक्सपर्ट ओपिनियन लेना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि कौन सी एज है हेयर ट्रांसप्लांट की, अगर हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें, जो आप भी इसमें बहुत अच्छा एक्सपर्टाइज आपका और सेंटर है, भलीभांति परिचित है, तो आप थोड़ा सा इस बारे में गाइड करें कि कौन सी एज में करवाना चाहिए और कुछ उसके एप्लीकेशन के बारे में थोड़ा सा। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट होता क्या है, हेयर ट्रांसप्लांट में हम खुद जो जिसको जरूरत होती है उसके सिर के पीछे से खुद के ही बाल लेके और उसके आगे इम्प्लांट करते हैं। इसका जो इंडिकेशन है वो क्लियर कट इंडिकेशन है, जिसके भी गंजापन है, एलोपेशिया है, जो हेरिडिटी की वजह से, आनुवंशिकता की वजह से, जिसमें बिल्कुल क्लीन हो चुका है, वहां पर बाल नहीं है या बाल बिल्कुल पतले हो चुके हैं, तो उसमें एकमात्र जो इलाज है हेरिडिटी एलोपेशिया का वो है हेयर ट्रांसप्लांट। हेयर ट्रांसप्लांट में नेचुरल बाल आते हैं, उनको आप कट करो, खींचो, कुछ भी करो, वो खूब बड़े होते हैं, आप चोटी बनाओ, इतने बड़े होते हैं बाल, नेचुरल ग्रोथ है उनके। साइड इफेक्ट कोई नहीं होता है, नॉर्मल प्रोसीजर है, केवल चमड़ी लेवल का काम है, चमड़ी को ही शून्य करते हैं, पूरा बेहोश करने की भी जरूरत नहीं होती, डे केयर प्रोसीजर है, सेम डे आप जा सकते हो और दूसरे दिन से अपना रूटीन काम कर सकते हो, कोई भी जो भी ऑफिस वर्क है, रूटीन वर्क है वो कर सकते हो। बस जो बेसिक सावधानी रखनी पड़ती है ट्रांसप्लांट में वो है कि 14 दिन तक आपको उन बालों को टच नहीं करना, उनको रगड़ना नहीं है, पहुंचना नहीं है, टच नहीं करना है, और उनको आप दूसरे दिन गीला कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बस रगड़ना नहीं है, टच नहीं करना है। तो हेयर ट्रांसप्लांट में नेचुरल बाल आते हैं, सेफ प्रोसीजर है, और एकमात्र इंडिकेशन जो है, एक तो हेरिडिटी एलोपेशिया, दूसरा मेरे पास पेशेंट आते हैं जिनके बचपन में जल जाते हैं, जलने की वजह से बाल चले जाते हैं, या कोई चोट का निशान है उस पर बाल नहीं आ रहे हैं, तो उसमें भी हेयर ट्रांसप्लांट हो सकता है। ये तो हो गया हेरिडिटी की वजह से। कभी कभी महिलाओं में 5 से 10% में हेरिडिटी होती है, उनमें भी बाल बिल्कुल डेंसिटी कम हो जाती है आगे की तरफ, तो उनमें भी आप हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ओके, इसमें जो पीसीओडी और इस तरह की जो प्रॉब्लम है फीमेल में, उसमें अगर हेयर लॉस है तो उसमें कुछ इसका जो भी हेरिडिटी के अदर देन और कॉजेज होते हैं हेयर लॉस के, उनमें बेटर रहता है सबसे पहले अपन को कारण पता हो। ओके, अगर अपन को लग रहा है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, तो आप एक बार उसका जांच करवाओ, पीसीओडी की वजह से तो अल्ट्रासाउंड करवा के उसका हार्मोनल टेस्ट करवाओ, थायराइड है तो उसकी जांच करवाओ। पहले सबसे पहले कारण पता होगा, कारण को ट्रीट करना पड़ेगा, ट्रांसप्लांट करने का उसमें कोई मतलब नहीं है, तो कारण ट्रीट करके इलाज होना जरूरी है बजाय हेयर ट्रांसप्लांट के, ऐसी फीमेल्स में। दूसरा एक आपने जी थोड़ी देर पहले वो पूछा था कि भाई जो डे टू डे रूटीन में मैं एक छोटी सी चीज है जिसपे कि अपने महिलाओं को ध्यान केंद्रित करना चाहूंगा। जो अपन एक तो कलर यूज करते हैं, डाई यूज करते हैं, उससे बालों को बहुत नुकसान होता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा सफेद नहीं है, अगर केवल पूरे सिर में 5% सफेद है या 10% सफेद है, तो आपको डाई यूज नहीं करनी चाहिए। कलर से आपकी एक तो हेयर फॉल बढ़ता है, हेयर डेंसिटी कम होती है, और अगर आपने कलर यूज किया है तो जो आपके 5% बाल अभी सफेद हैं, अगली बार जब आप देखोगे तो 5 की 20% सफेद हो जाते हैं, 20% को कलर करोगे तो अगली बार 40% हो जाएंगे। तो जब तक आपके हेयर एक अनुपात में बहुत ज्यादा सफेद नहीं हुआ, आपको कलर यूज नहीं करना चाहिए।
दूसरा, कई महिलाएं स्ट्रेटनिंग करवाती है, जो केमिकल स्ट्रेटनिंग है वो नहीं करवानी चाहिए। बालों ओके। को जो केमिकल है उसके बाद मैंने 90% फीमेल्स में देखा है उसमें हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता ये स्पा ट्रीटमेंट जो कराते हैं उसके बाद भी समस्या इस तरह की रहती है कि स्पा ट्रीटमेंट जो कराते हैं स्पा और स्ट्रेटनिंग कराते हैं, स्पा ट्रीटमेंट कराते हैं, ये सारा है। कोई उसमें केमिकल जो भी यूज होता है वो नहीं यूज करना चाहिए। सारा वो सही नहीं है। अच्छा, घरेलू नुस्खे काफी यूज करते हैं लोग, घरेलू नुस्खे जितने भी कर रहे हैं उसमें कोई किसी प्रकार का कोई नुकसान? देखो जो अब भी घरेलू घरेलू नुस्खे में नुस्खे कोई कुछ कहेगा, कुछ लपेटने के लिए कुछ लपेट लेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, इस तरह के जो काफी भी चल रहे हैं जी। जो भी घरेलू नुस्खे हैं उनके पीछे कोई न कोई साइंटिफिक रीजन होता है और जी उनके जी। पीछे कोई कोई अपना न्यूट्रिशन और कोई न कोई आयुर्वेदिक अपना वो होता है। उसमें ओके। मैं सभी को गलत नहीं ठहराना चाहता, वो हाँ हाँ। अच्छे होते हैं। सपोज आंवला यूज कर रहे हो आप, बहुत बढ़िया है। शिकाकाई जी यूज कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन वो प्योर होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। ठीक है। आप अगर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, जिससे कि अपनी ऑक्सीजन ब्लड सप्लाई बढ़ती है, तो वो बहुत जी अच्छी चीज है। ठीक है। तो जो भी काले तिल अपन यूज करते हैं बालों को काला करने के लिए, हेयर्स की ग्रोथ के लिए काले तिल यूज करो, वो अच्छी चीज है। तो बेसिक जो ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है ये बहुत अच्छी चीज होती है। कई लोग प्याज का रस यूज करते हैं, तो प्याज के रस में क्या होता है, सल्फर होता है, तो सल्फर से भी हेयर जी ग्रोथ होती है। ठीक है। जी। तो इन नुकसान कुछ भी नहीं है, जो भी नेचुरल चीजें उनको यूज करने से नुकसान कुछ नहीं। ओके। अच्छा, थोड़ा हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा सा मैं और जानना चाहूंगा। ये तो थोड़ा सा कई बार ये बहुत बड़ा फियर सा रहता है, पता नहीं क्योंकि ये सेफ नहीं है, इसमें कुछ इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। दूसरा एक टाइम ड्यूरेशन और कुछ एक कॉस्ट इसका, थोड़ा सा एक आइडिया लगे कॉस्ट का भी, इतना एक कॉस्ट इसका बैठता है जनरली सर, थोड़ा सा। हेयर ट्रांसप्लांट 99.99% सेफ प्रोसीजर है। जी इसमें कोई कोई ऐसा साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप प्रॉपर प्लास्टिक सर्जन से करवाते हो, प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हो, देखो एक से सर्जरी, जी जी ये सर्जरी है और सर्जरी प्लास्टिक सर्जन से ही करवानी चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट वाली, जी क्योंकि जी। वो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। पहली चीज। तो आपको डॉक्टर चूज करना आना चाहिए, आप किसी के पास भी नहीं जा सकते, आपको प्लास्टिक सर्जन चूज करना है अगर हेयर ट्रांसप्लांट करना है। सेकेंड बिल्कुल। चीज, केवल स्किन लेवल अपने एक बहुत बड़ा मिथ है, दो मिथ मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे पास पेशेंट आते हैं, वो मेरे को बोलते हैं दो चीजें। एक तो सर इस जी पे दिमाग पे असर पड़ेगा कैसे? सर दिमाग पे कोई असर तो नहीं हाँ। पड़ेगा। तो मैं सभी दर्शकों को एक चीज बताना चाहता हूँ, दिमाग और जिस लेवल पे हेयर ट्रांसप्लांट होता है ना, हेयर ट्रांसप्लांट केवल चमड़ी के लेवल पे होता है। ओके। तो दिमाग और चमड़ी के बीच में एक इतनी मोटी हड्डी होती है जिसको स्कल बोन बोलते हैं अपन, और वो बिल्कुल। छीनी हथौड़े से तोड़ोगे तो भी नहीं टूटेगी। तो जी जी इसलिए जी। उनसे इसका कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक भी। दूसरी चीज, कुछ लोग मेरे पास आते हैं, सर इससे कैंसर तो नहीं हो जाएगा? तो हाँ। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। इसमें स्किन लेवल का काम है, केवल स्किन पे अपन काम करते हैं, इसका कैंसर से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। ओके। ठीक है। और टोटली सेफ प्रोसीजर है, और इसमें नेचुरल बाल आते हैं। आप का जो गंजापन है वो छुप जाता है। अब दो चीजें एक बहुत कॉमन है, 90% लोग संतुष्ट होते हैं कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट सर मेरे, 10% लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। वो सोचते हैं कि मेरे जैसे 10 साल की उम्र पे बाल थे ना, जैसे ईश्वर ने दिए वैसे बाल कर दो आप। तो मैं दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट प्रेजेंटेबल लुक बनाने के लिए, आइडियल लुक नहीं। आपका जी गंजापन छुप जाता है, आपकी फोटो अच्छी आती है, आपका लुक चेंज हो जाता है, लेकिन आप ऐसा एक्सपेक्टेशन मत करो कि जैसे भगवान डेंसिटी देता है आपकी 10 साल की उम्र पे, वैसे हेयर ट्रांसप्लांट से पॉसिबल है, वैसा पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, इसका कोई एज का कुछ कि किस एज पर जो है वो कराना चाहिए? 18 की एज से और 65 साल तक आप कभी भी करवा सकते करा सकते हैं। हो। 18 से अच्छा, 65 साल थोड़ा सा तक कभी। कॉस्ट का आइडिया भी थोड़ा सा लगे कि इतना कॉस्ट 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 बहुत ज्यादा नहीं होती आजकल। कॉस्ट तो मतलब मेरे हिसाब से 40-50,000 से शुरू होकर और 70-80,000 तक है। तो इट्स ए नॉमिनल कॉस्ट होती है, डिपेंड ऑन द एरिया कवरेज, कितना एरिया कवर करना है, क्या करना है, कितने ग्राफ्ट लगेंगे। अच्छा, आप परामर्श सुविधा यहाँ पर गंगापुर में भी आप आ रहे हैं क्या, विजिट कर रहे हैं क्या? और वैसे कोई गंगापुर में मैं सेकंड और फोर्थ संडे को आता हूँ, महीने के दूसरे और चौथे रविवार को आता हूँ, और वहां पर भी मैं वहां पर परामर्श देता हूँ। जो भी अपने गंगापुर वासियों के लिए मेरी सुविधाएं उपलब्ध है, और मेरा घर है वो गंगापुर, तो मेरी जमीन है, मैं वहां से जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल, और आपका हमेशा सहयोग गंगापुर वासियों के लिए क्या सभी के लिए रहता है, आपका जो भी आपसे जुड़ते हैं उनका। और डेफिनेटली कुछ और आप कुछ ऐसी जो और कुछ पॉइंट्स हैं जो आप इस पर बोलना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि जो हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा कुछ और इसमें क्लैरिटी ला सके? मैं अभी अभी का जो प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान सिनेरियो, उसमें मैं आपका एक ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पोस्ट कोविड महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है। पोस्ट कोविड हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है।
जिसको भी कोरोना हुआ है, जिसको भी कोविड हुआ है, टिपिकली 1.5 से 2 महीने बाद उसको सीवियर हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। और मेरे पास अभी जो 90% फीमेल्स आ रही हैं, स्पेशली फीमेल्स और मेल्स जो भी आ रहे हैं, उनका यही है कि उनसे जब भी मैं पूछता हूँ हेयर फॉल की, हाथ में ऐसे प्लक आउट हो रहे हैं हेयर्स, तो मैं जब भी उनसे पूछता हूँ तो 90% ये बोल रहे हैं हाँ सर 2 महीने पहले हमें कोविड हुआ था। तो क्या कोविड क्या करता है, अब इसके पीछे कारण क्या है? कोविड क्या करता है, अपने बॉडी के अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कर देता है, स्पेशली विटामिन B12, विटामिन D3 और अपना हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी की वजह से ये हेयर फॉल बहुत सीवियर हो जाता है। तो मैं जिनके भी ये हेयर फॉल हो रहा है और जिनको कोविड हुआ है उनको मैं बताना चाहूंगा कि आप एक तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लीजिएगा, अगर आपको लग रहा है कि आपके पास लैब है तो आप जांच करवा लीजिएगा अपनी, और उसके बाद अपना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट लीजिएगा। दूसरा एक्सरसाइज योगा करिएगा, जिससे कि अपने ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ती है तो हेयर फॉल कम होता है। तो ये एक प्रेजेंट सिनेरियो में मैं देख रहा हूँ, तो इस सलाह से मेरे हिसाब से लोगों को थोड़ी सहायता मिलेगी, हेल्प मिलेगी। और अपना न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट के साथ साथ अपने घर में जो खाते पीते हैं ना वो अपना अच्छा रखें, जिसमें कि अनार डेली खाएं, नारियल पानी पिए अगर पी सकते हैं तो, बादाम और अखरोट खाएं, और बेस्ट चीज होती है कि मूंग की दाल रात को भिगो, सुबह उसके स्प्राउट्स जो होते हैं पूरी वो खाओ। इतना एक्चुअली क्या इसमें मैं देखा गया है कि लेडीज जो है, महिलाएं अपने आप को बहुत पीछे रखती है न्यूट्रिशन के मामले में। वो क्या पूरे परिवार में सबका ध्यान रख लेगी, ये खुद अपना जो है वो, तो मैं स्पेशली महिला दर्शकों को कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब ने जो सलाह दी है न्यूट्रिशन के प्रति, उसमें अपने खुद को भी आपको संजीदा रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि बालों की समस्या से पुरुष तो एक बार फिर भी जो है अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, लेकिन महिलाओं को जब ये समस्या होती है तो डेफिनेटली उनके लिए एक बहुत साइकोलॉजी का विषय होता है, एक बहुत स्ट्रेस का विषय होता है, बहुत एंजाइटी का विषय होता है। और एंजाइटी स्ट्रेस में इसी में एक मेरे को थोड़ा सा और पूछना है आपसे, ये एंजाइटी स्ट्रेस में कितना रोल है इसमें हेयर फॉल में, ये थोड़ा सा और आप स्ट्रेस एक विशियस साइकिल है। विशियस साइकिल का मतलब है जैसे स्ट्रेस हुआ आपको और हेयर फॉल शुरू हो गया, हेयर फॉल हुआ फिर स्ट्रेस हो गया, तो जैसे जैसे स्ट्रेस हेयर फॉल बढ़ेगा स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, तो वो एक चक्कर है वो चलता रहता है। तो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। स्ट्रेस से आपके बाल सफेद भी होते हैं और हेयर फॉल भी बढ़ता है। दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, नींद पूरी लेना और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना। अगर आप नींद प्रॉपर लेते हो, और देखो हेरिडिटी भी पता है कब आती है, अनुवांशिकता अपन को लगता है पहले क्या था अपने 20-25 साल पहले जो अनुवांशिकता की वजह से बाल झड़ते थे वो 40 साल की उम्र या 50 साल के बाद झड़ना शुरू होता है। क्योंकि हेरिडिटी कब आती है, जब एनवायरमेंटल फैक्टर हेरिडिटी में ऐड हो जाते हैं। अब एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर में स्ट्रेस भी आता है, आपकी लाइफस्टाइल आती है, आप नींद कितनी लेते हो वो एनवायरमेंटल फैक्टर में, आप खाना कितना शुद्ध खाते हो वो एनवायरमेंटल फैक्टर में, आप कैसी भागदौड़ भरी जिंदगी, आपका ऑफिस में कितना स्ट्रेस है वो सब एनवायरमेंटल फैक्टर में आता है। तो अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर सारा गड़बड़ाया हुआ है, हर आदमी का जो एनवायरमेंटल फैक्टर है ना वो सब डिस्टर्ब है। तो हेरिडिटी पहले जो 40 साल के बाद आती थी वो 18 साल पे आने लगी। बिल्कुल। तो स्ट्रेस और नींद दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बालों को बचाए रखने में। स्ट्रेस को कम करिएगा, नींद अच्छी लीजिए। चलिए, मैं बहुत अच्छा आपके साथ रहा और काफी दर्शक भी जुड़े हैं, और दर्शक को मैं देख रहा था, मैं क्योंकि लगभग सभी क्वेश्चन जो दर्शकों को हो सकते हैं उनके आंसर आपने ऑलरेडी पहले दे दिए, इसलिए दर्शकों को कोई क्वेश्चन नहीं है। बाकी मैं दर्शकों को बता दूं कि आप ये कार्यक्रम जो है वो यूट्यूब पर भी अपलोड होगा, वहां पर भी आप इस कार्यक्रम की लिंक जो है उसको आप देख सकते हैं। और ये बहुत सार्थक जानकारी आज डॉक्टर साहब ने हमारे साथ जुड़कर दी है हेयर लॉस के मामले में, और मुझे लगता है कि ये जानकारी जो है हमारे दर्शकों को बहुत ज्यादा लाभान्वित करेगी। और किसी प्रकार की आपको इस प्रकार की समस्या है और आप डेफिनेटली आप डॉक्टर साहब से आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब यहाँ विजिट देते ही हैं गंगापुर में, यहाँ पर आप जाके या फिर इनके जयपुर में इनका जो सेंटर है वहां पर आप जाकर उनसे कंसल्ट आप कर सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको ट्रीटमेंट, किसी प्रकार का आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो उसके लिए बहुत लीडिंग एक सेंटर है डॉक्टर साहब का, वहां पर आप मिल सकते हैं। तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप सब मेरे साथ जुड़े। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने समय निकालकर आप आए और इस कार्यक्रम में जो इसको बहुत सार्थक बनाया, सक्सेस बनाया। थैंक यू वेरी मच।